हेलो बडीज। सफल बैच 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 12 में हमारे पास जो 5 यूनिट्स हैं, इनमें से इस समय हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 8, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटी सी यूनिट है, 2 चैप्टर केवल इसमें दिए गए हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम पढ़ चुके हैं। इस समय हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, जो कि छोटा सा चैप्टर है। अब इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसमें से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब जिन प्रोडक्ट को इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है, जिन प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे तैयार किया जाता है, उन्हें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हमें 3 टॉपिक एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक दिया गया है फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में, जिसमें हम वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी, रम के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हमें एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ना है। और तीसरा, हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अगर हम बड़े लेवल पे किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम बड़े बड़े बर्तनों का यूज करते हैं, जिन्हें फर्मेंटर्स का नाम दिया जाता है। फर्मेंटर्स, एक तो यही सवाल हो गया कि इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो बड़े बड़े बर्तन यूज किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? फर्मेंटर्स के नाम से जानते हैं। अभी जब एनसीईआरटी टू द पॉइंट में चलेंगे तो वहां पर एनसीईआरटी ने डायग्राम भी दिया हुआ है। तो माइक्रोब का यूज कई सारे ऐसे प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है जो काफी ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल यानी मूल्यवान होते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल 3 टॉपिक हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो 8.2 में पहली हेडिंग यहां पर हम डालते हैं 8.2.1। दिस इज फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस या इन्हीं को आप एल्कोहलिक बेवरेजेस के नाम से जानते हैं। देखिए, ये जो वर्ड है बेवरेजेस, बेवरेज का मतलब तो होता है बेटा पेय पदार्थ। पेय पदार्थ जो पीने वाले होते हैं उन्हें हम बेवरेजेस कहते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, ये सभी पेय पदार्थ हैं। लेकिन जो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक है, ये नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। जब हम करें फर्मेंटेड बेवरेजेस, तो एक्चुअली हम एल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, 5 चीजें एनसीईआरटी में आपको दी गई हैं। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस का मतलब एल्कोहलिक बेवरेजेस जिसमें इथाइल एल्कोहल हो और उससे नशा होता है। और एल्कोहल अब्यूज अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं भैया। इथाइल एल्कोहल जो होता है ना, उसको उसका सेवन करने से लिवर खराब हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। प्रेग्नेंट मदर पीती है तो उससे उसके बच्चे को नुकसान पहुंचता है। तो अभी जो एल्कोहलिक बेवरेजेस या फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं, कौन कौन सी, पहले इनको जान लेते हैं। तो 5 फर्मेंटेड बेवरेजेस दी गई हैं एनसीईआरटी में आपको। फर्मेंटेड, जिन्हें फर्मेंटेशन से बनाया जाए और फर्मेंटेशन होगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, तो इन्हें कहते हैं एल्कोहलिक बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो एल्कोहलिक बेवरेजेस कौन सी हैं? हमारे पास है वाइन, वाइन, बियर, बियर, विस्की, विस्की, ब्रांडी, ब्रांडी, रम, रम। इतने एनसीईआरटी ने दिए, और भी बहुत सारे होते हैं। वोदका होता है, देसी, अंग्रेजी, रंगीन, अद्धा, पौवा, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। तो ये जो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम है, ये कुछ एल्कोहलिक बेवरेजेज है जो एनसीईआरटी में आपको दी गई हैं। अब इन एल्कोहलिक बेवरेजेस को तैयार कैसे किया जाता है? इनको तैयार करने के लिए या तो फ्रूट जूस यूज किया जाता है, या फिर माल्टेड सीरियल यानी अनाज यूज किए जाते हैं।
देखो, फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस में जैसे ग्रेप जूस, ग्रेप जूस यूज करते हैं या एप्पल जूस यूज करते हैं, अलग अलग जूस होते हैं, ज्यादा डिटेल में है नहीं एनसीईआरटी में। तो फ्रूट जूसेस का अगर फर्मेंटेशन कर दिया जाए, और ये फर्मेंटेशन करेगा कौन? वही ईस्ट जिसने ब्रेड को बनाने के लिए डो को फर्मेंट किया था, वही ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन करेगा, जिससे वाइन का फॉर्मेशन हो। ये वही ईस्ट है बेटा, जिसका नाम हमने पढ़ा था सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, ये जो फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने की इंडस्ट्री होती है, घर में तो बनाते नहीं है, भाई घर में तो नहीं बनाते ना इनको, इनको तो फैक्ट्री में बनाते, इंडस्ट्री पूरी है इनकी। जैसे ब्रेड की बनाने की इंडस्ट्री को हम कहते हैं बेकरी इंडस्ट्री, वैसे ही इन बेवरेजेस को बनाने की जो इंडस्ट्री होती है उसे कहते हैं ब्रेवरी इंडस्ट्री। ब्रेवरी नहीं, दिस इज ब्रेवरी इंडस्ट्री। तो ब्रेवरी इंडस्ट्री में भी, यानी शराब व्यवसाय में, शराब उद्योग में उसी ईस्ट का यूज किया जाता है जिसका यूज बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है। और बेकरी में यूज करते थे तो इसका नाम क्या रखा था? बेकर्स ईस्ट। वही ईस्ट शराब बनाने के उद्योग में भी काम आ रहा है, इसलिए इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रीवर्स ईस्ट, क्योंकि ब्रीवरी इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जा रहा है। तो ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी बेकर्स ईस्ट भी है और यही ब्रीवर्स ईस्ट भी है। तभी तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई किंगडम में एनसीईआरटी ने लिखा था कि ईस्ट का यूज किया जाता है वाइन, यानी ब्रेड और बियर को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और आप तो देख ही रहे हैं कि जो बियर है वो एक फर्मेंटेड बेवरेजेस का एग्जाम्पल है ना। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, मान लेते हैं माल्टेड सीरियल। माल्टेड सीरियल, सीरियल मतलब अनाज, अनाज में जैसे हम लोग ले लें बार्ली, जौ, है ना, बार्ली यानी ये जौ है। जौ तो जानते होंगे ना, अनाज होता है, ये चावल गेहूं होता है, वैसे जौ भी होता है। अब अगर जौ का फर्मेंटेशन कर दिया जाए, ये फर्मेंटेशन कौन करेगा? ईस्ट ही करेगा भैया। तो इससे बनेगा बियर, बियर। यानी आप देख रहे हैं कि अगर अगर हम वाइन को बनाना चाहते हैं तो वाइन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो क्या है? फ्रूट जूस है। अगर बियर बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए माल्टेड सीरियल का यूज करते हैं, बार्ली जौ का यूज करते हैं। यानी अगर रॉ मटेरियल चेंज कर दिया जाए तो एल्कोहलिक बेवरेज का टाइप बदल जाता है। एल्कोहलिक बेवरेजेस का टाइप बदल जाता अगर हम रॉ मटेरियल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, 5 तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक यहां पर दी गई हैं और एनसीईआरटी कहता है टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक डिपेंड्स ऑन, एल्कोहलिक ड्रिंक का टाइप किस चीज पर निर्भर करेगा? मतलब वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी, रम, किस टाइप की एल्कोहलिक ड्रिंक बनेगी? जैसे आपने पढ़ा था चीज, अलग अलग चीज का फ्लेवर अलग अलग था और वो डिपेंड किस पे करता था? माइक्रोब पर। लेकिन यहां पर बनाना कोई भी आपको है, माइक्रोब तो सेम ही है, ईस्ट ही यूज होगा। तो माइक्रोब पे तो डिपेंड नहीं करेगा टाइप, टाइप डिपेंड करेगा दो चीजों पर। टाइप डिपेंड करेगा दो चीजों पर। नंबर वन, रॉ मटेरियल, कौन सा कच्चा माल यूज कर रहे हैं? रॉ मटेरियल की ग्रेप जूस यूज कर रहे हैं, एप्पल जूस यूज कर रहे हैं, या बार्ली यूज कर रहे हैं, या पोटैटो यूज कर रहे हैं। अलग अलग रॉ मटेरियल बदलते जाओगे, अलग अलग तरह की दारू बनती जाएगी। ये सब दारू हैं, ये सब दारू हैं, इनके नाम बस अलग अलग हैं। ये सब एल्कोहल है, कोई भी यूज नहीं करनी है। दूसरा, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग ये क्या है सर? ये प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? प्रोसेसिंग मतलब किसी भी दारू को बनाने के लिए डिस्टिलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भैया। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब है विद और विदाउट डिस्टिलेशन। तो जैसे मैंने आपको 5 बताए हैं, वाइन, बियर, विस्की, विस्की, ब्रांडी एंड रम।
वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये जो मैंने आपको बताया बेटा, इनमें से जो वाइन और बियर बनाए जाते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। इन्हें बिना डिस्टिलेशन के तैयार किया था, बिना आसवन के तैयार करते हैं। और ये जो तीन है, इनको विद डिस्टिलेशन तैयार किया जाता है। और जब डिस्टिलेशन कर देंगे बेटा, तो इनमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होगी, ये ज्यादा नशीले होते हैं। वाइन और बियर चूंकि बिना डिस्टिलेशन के तैयार किए जाते हैं, इसीलिए इनमें एल्कोहल की मात्रा कम होती है, ये कम नशीले होते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हम दारू नहीं पीते हैं, बस कभी कभी बियर पी लेते हैं। मतलब उनके हिसाब से जो बियर है ना, वो शराब नहीं है, बियर दारू नहीं है। क्योंकि बियर जो है वो तो जौ से बनाई गई है, उसमें कौन सी दारू है। लेकिन उसमें भी अल्कोहल तो है ना, क्योंकि ईस्ट ने फर्मेंट किया है। और ईस्ट जब फर्मेंटेशन करेगा तो इथाइल अल्कोहल तो बनेगा ही। बस इन सभी में इथाइल अल्कोहल की मात्रा अलग अलग है। मात्रा इसलिए अलग अलग है क्योंकि या तो विद डिस्टिलेशन तैयार किया गया, या विदाउट डिस्टिलेशन तैयार किया गया है। तो रॉ मटेरियल और टाइप ऑफ प्रोसेसिंग के आधार पे अलग अलग तरह की एल्कोहलिक ड्रिंक ऑब्टेन की जाती हैं। और आपको अच्छे से याद भी रखना है कि वाइन बियर, इसको अगर याद कर लोगे, वाइन बियर विदाउट डिस्टिलेशन तैयार की गई हैं, तो बाकी तो अपने आप आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो ये कहानी हो गई यहां पर पहले टॉपिक की, दैट इज एल्कोहलिक बेवरेजेस या फर्मेंटेड बेवरेजेस। तो बहुत आसान सा टॉपिक है ये। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज 8.2.2। 8.2.2 और इस टॉपिक में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ये जो एंटीबायोटिक वर्ड है यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं, ये ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंटीबायोटिक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में, ग्रीक भाषा में एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। और बायो तो आप जानते हैं, बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कहते हैं कि भैया ये अगेंस्ट लाइफ है। एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ है, मतलब ये लाइफ के अगेंस्ट काम करती है क्या? बिल्कुल। एंटीबायोटिक अगर हमारे हिसाब से बात की जाए तो अगेंस्ट लाइफ नहीं काम करती हैं, क्योंकि हमारे लिए तो एंटीबायोटिक फायदेमंद हैं। हम तो एंटीबायोटिक का यूज दवाइयों की तरह करते हैं अपनी बीमारी को सही करने के लिए। आपको बैक्टीरियल डिजीज होती है, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, आपकी बीमारी सही हो जाती है। लेकिन ये एंटीबायोटिक जिस माइक्रोब को मारती हैं, जिस पैथोजन को मारती, उसके लिए तो अगेंस्ट लाइफ हो गया ना। तो ह्यूमन के रेफरेंस में ये प्रो लाइफ हैं, जीवन के लिए उपयोगी हैं, फायदेमंद हैं। लेकिन अगर आप पैथोजन के हिसाब से बात करें तो पैथोजन के लिए अगेंस्ट लाइफ हैं। यानी ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक, दिस इज विद रेफरेंस टू, विद कॉन्टेक्स्ट टू पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो एंटीबायोटिक नाम है बेटा, ये एंटीबायोटिक नाम अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, ये अगेंस्ट लाइफ किसके हिसाब से? विद रेफरेंस टू, या विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू पैथोजेंस। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन दीज एंटीबायोटिक आर प्रो लाइफ, ये जीवन के लिए फायदेमंद होते, प्रो लाइफ होते हैं। और प्रो लाइफ विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए तो भैया फायदेमंद है, क्योंकि हमारी तो जान बचाते हैं। ये कई ऐसी बीमारियों को ट्रीट करते हैं जो बीमारियां पहले जानलेवा थीं। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से पहले कई सारी बीमारियां ऐसी थीं जिनसे लाखों लोग धरती पर मारे जाते थे। एंटीबायोटिक से हमने उन बीमारियों को ट्रीट कर लिया है। कौन सी सर ऐसी बीमारियां, चलिए देखिए जरा। जैसे हम बात करें उफिंग कफ, उपिंग कफ, उपिंग कफ को कहते हैं काली खांसी। काली खांसी, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। काली खांसी, काली खांसी।
वूफिंग कफ के अलावा लेप्रोसी, लेप्रोसी जिसे कहते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, है ना? लेप्रोसी, कोढ़ कहते हैं इसे, इसे कोढ़ के नाम से भी जानते हैं। ये सारी बीमारियां एंटीबायोटिक की खोज के पहले, एंटीबायोटिक के यूज करने से पहले जानलेवा थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया को कहते हैं गला घोटू। ये भी जानलेवा बीमारी थी ह्यूमन में, गला घोटू। और एक बीमारी और है यहां पर, प्लेग, प्लेग जिसको कहते हैं ब्लैक डेथ। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के पहले इन बीमारियों से धरती पर लाखों लोग मारे जाते थे। ये जो ऊफिंग कफ है, लेप्रोसी है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। और इन बीमारियों से, ये प्लेग तो महामारी था, करोड़ों लोगों की जान ले ली इसने, इस प्लेग ने। एंटीबायोटिक की खोज के बाद हम इन बीमारियों को सफलतापूर्वक ट्रीट कर पाए हैं, इलाज कर पाए इन बीमारियों का। अब इन बीमारियों को कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक अगेंस्ट लाइफ है। लेकिन ह्यूमन के लिए तो ये बीमारियां ह्यूमन को मार देती थी। ह्यूमन को बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करें, दीज आर प्रो लाइफ विद कॉन्टेक्स्ट टू द ह्यूमन बीइंग। इतना क्लियर हो गया? अब ये जो एंटीबायोटिक है बेटा, एंटीबायोटिक की खोज 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, discovery of antibiotics one one of the most significant discoveries of 20th century। 20th सेंचुरी का मतलब समझते हैं ना? सन 1900 से लेकर 1999 का 100 साल का जो समय, उसे 20th सेंचुरी कहते हैं। इन 100 सालों के दौरान बहुत सारी खोजें हुई, जैसे एंटीबायोटिक की खोज, मोबाइल फोन, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत बड़ी बड़ी खोजें इस दौरान हुई। बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कंप्यूटर, सब इसी 20th सेंचुरी के अंदर आया। कंप्यूटर की खोज, इंटरनेट, ये सब 20th सेंचुरी की खोजें हैं। और ये बड़ी बड़ी जो खोजें हुई, उनमें से एक बड़ी खोज ये भी एंटीबायोटिक की। आज के समय में, बिना, आज जो चल रही है 21st सेंचुरी, हम इस समय 21वीं शताब्दी में हैं। 2000 से लेके 2099 तक का समय 21st सेंचुरी कहलाएगा। आज हम एंटीबायोटिक के बिना इस जीवन की कल्पना इस धरती पर नहीं कर सकते हैं। आज अगर धरती से एंटीबायोटिक खत्म हो जाए तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। इतना ज्यादा हम एंटीबायोटिक के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, यानी वी कैन नॉट इमेजिन। जैसे आज हम बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, बिना ऑक्सीजन के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इमेजिन, वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आज हम बिना एंटीबायोटिक्स के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और आपको शायद ये भी याद हो कि जो एंटीबायोटिक्स थी, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आती थी, बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ाया गया है। तो ये 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। और 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी जहां हम रह रहे हैं, इस सेंचुरी में हम बिना एंटीबायोटिक के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए जरा देखते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं और एंटीबायोटिक की खोज किस तरीके से हुई। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स
एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रोब, एक माइक्रोब इसे प्रोड्यूस करता है टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एंटीबायोटिक को एक माइक्रोब प्रोड्यूस करता है दूसरे माइक्रोब को मारने के लिए। जैसे पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक है जो कि पहली एंटीबायोटिक खोजी गई थी। पेनिसिलिन को फंगस प्रोड्यूस करता, फंजाई माइक्रोब है, सारे नहीं, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और ये बैक्टीरिया को मारते, बैक्टीरिया माइक्रोब होते हैं। यानी एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को मारने के लिए एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है। एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल हैं जो एक माइक्रोब बनाता है, दूसरे माइक्रोब को या तो मारता है या उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है, उसको ग्रो नहीं करने देता है। ये एंटीबायोटिक की डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं जरा डिस्कवरी पर। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फर्स्ट एंटीबायोटिक इस धरती की पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। And penicillin was discovered by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसे डिस्कवर किया गया। ईयर दिया नहीं लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए, 1928, 1928। अभी से देखें तो करीब 100 साल पहले एंटीबायोटिक की खोज हुई थी, और इन 100 साल में इससे हमने इतनी सारी बीमारियों को ट्रीट किया है कि आज हम बिना एंटीबायोटिक के धरती पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो डिस्कवरी थी, दिस इज अ चांस डिस्कवरी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक खोज नहीं रहे थे, तुक्का लग गया। चांस डिस्कवरी, सेरेंडिपिटी कहते हैं चांस डिस्कवरी को। बायो की ज्यादातर खोजेज चांस डिस्कवरी ही हैं। मतलब काम कुछ और कर रहे थे, मिल कुछ और गया। तो चलिए चलते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के हिस्ट्री में और जरा समझते हैं कि क्या कर रहे थे और क्या मिला इनको। 1928 की बात है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम कर रहे थे। लैब में जो खिड़की का शीशा थोड़ा सा टूटा हुआ था। अपनी लैब में काम कर रहे थे, और काम किस पे कर रहे थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे। उस बैक्टीरिया का नाम स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकस इज जीनस, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, ध्यान रखिएगा। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉज करता है, ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में अपनी लैब में स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे कुछ रिसर्च कर रहे थे। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया तो भैया माइक्रोब होते हैं, अगर इन पे रिसर्च करना है, इनके बारे में स्टडी करनी है, तो भैया इनका कल्चर तैयार करना पड़ेगा। तो इन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के कल्चर तैयार किए। ठीक है, इन्होंने स्टेफाइलोकोकाई के कल्चर तैयार किए कुछ इस तरीके से। ये कल्चर प्लेट है, इस तरह के प्लेट इन्होंने कई सारी बनाई, और इन प्लेट में इन्होंने स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो कराया इस तरीके से, है ना। स्टेफाइलोकोकाई को ग्रो कराया। अब इनमें से एक प्लेट ऐसी थी जो इन्होंने सही तरीके से धुली नहीं। मान लेते ये वाली जो प्लेट है कल्चर प्लेट, दिस इज अनवॉश्ड, क्योंकि भैया लैब में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। लैब में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है ताकि अनवांटेड माइक्रोब ना ग्रो करें। तो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, इन्होंने देखा कि जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट है बेटा, वहां पर जो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो कराना चाहते थे, ये ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, मर जा रहे हैं।
अनवॉस्ड कल्चर प्लेट जो इन्होंने ली उसमें स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया। अब ये परेशान कि ऐसा कैसे हो गया? बाकी प्लेट में ग्रो कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं? तो उन्होंने पता लगाया कि इस प्लेट के अंदर एक केमिकल आ गया है। इस प्लेट के अंदर एक केमिकल आ गया, उस केमिकल की वजह से ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस यहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा है। और ये जो केमिकल है, ये केमिकल इस वजह से आया क्योंकि यहां पर इस कल्चर प्लेट में, जो अनवॉस्ड कल्चर प्लेट है, इस प्लेट में एक फंगस ग्रो कर गया है। ये यहां पर फंगस ग्रो कर गया और इस फंगस का पता इन्होंने लगाया कि भैया ये जो फंगस है ना, ये है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस, और फंगस को ऐसे मोल्ड भी कहते हैं। फंगस या मोल्ड ग्रो कर गया, ये पता लगा इन्होंने। इन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस के अनवॉस कल्चर प्लेट में ग्रो करने की वजह से स्टेफाइलोकोकाई जिसको ग्रो कराना चाहते थे वो नहीं ग्रो कर पाया। और इसी इन्होंने ये भी पता लगा लिया कि पेनिसिलियम नोटेटम ने ही ये केमिकल रिलीज किया, जिस केमिकल की वजह से स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा है। और चूंकि पेनिसिलियम ने इस केमिकल को प्रोड्यूस किया था, इसी के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस केमिकल का नाम रखा पेनिसिलिन। और इस तरीके से चांस डिस्कवरी हो गई पेनिसिलिन की। ना तो ये पेनिसिलिन ढूंढ रहे थे, ना ये एंटीबायोटिक ढूंढ रहे थे, ना ये पेनिसिलियम पे काम कर रहे थे, तो स्टेफाइलोकोकाई पे काम कर रहे थे। प्लेट धुली नहीं थी इसलिए फायदा हो गया इनको। सारी प्लेट कायदे धो दिए होते तो फिर नुकसान हो जाता, तब पता ही नहीं चलता एंटीबायोटिक का। तो पेनिसिलिन की इस तरीके से खोज हो गई। और ये पेनिसिलिन जो टर्म है ना, ये भी फ्लेमिंग का ही दिया हुआ है। दिस टर्म वाज आल्सो गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी भी की थी, जो पहली एंटीबायोटिक थी, और इन्होंने ही पेनिसिलिन नाम दिया था क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के मोल्ड ने इसको प्रोड्यूस किया था, फंगस ने इसको प्रोड्यूस किया था। पता तो चल गया, लेकिन इस पेनिसिलिन का क्या यूज है, क्या काम है, ये फ्लेमिंग नहीं बता पाए। फ्लेमिंग ने बस बता दिया कि हाँ ये केमिकल है, इसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर रहा है। अब दो साइंटिस्ट और हैं, एक हैं अर्नेस्ट चेन, और दूसरे साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरेड नाम के दो साइंटिस्ट ने इस एंटीबायोटिक का पोटेंशियल पता लगाया कि भैया इस एंटीबायोटिक का काम क्या है, ये एंटीबायोटिक करती क्या, इसके बारे में पता लगाया। एंटीबायोटिक की खोज तो फ्लेमिंग ने की, लेकिन इस एंटीबायोटिक का जो पोटेंशियल है वो इन दोनों साइंटिस्ट ने पता लगाया। तो पोटेंशियल फुल पोटेंशियल की भैया काम क्या करती, फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन, ये भी सीधा सवाल आएगा। एज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन का पूरा जो पोटेंशियल है, पूरी जो क्षमता है कि भैया ये दवाई है, बैक्टीरिया को मार सकती है, ये अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने पता लगाया। और इस पेनिसिलिन का पहला यूज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट यूज ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का जो सबसे पहला यूज है, सबसे पहला यूज पेनिसिलिन का किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और किसके लिए किया गया ये भी आपको याद करना है, टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। जो अमेरिकन सोल्जर युद्ध में घायल हो जा रहे थे, उनका इलाज करने के लिए पहली बार इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का यूज किया गया। यह भी सवाल सीधा पूछा जा सकता है। और इस एंटीबायोटिक की खोज के लिए, इसका इफेक्टिवनेस पता लगाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को
नोबेल प्राइज भी दिया गया 1945 में। तो 3 साइंटिस्ट और 3 ही लोगों को एक साथ मिल सकता है, फ्लेमिंग, चेन, अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरे, हॉवर्ड फ्लोरे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ा प्राइज होता है, बहुत बड़ा सम्मान होता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, है ना? शांति का पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज 1945 का इन 3 साइंटिस्ट को दिया गया इस खोज के लिए, इस इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए। अब पेनिसिलिन की डिस्कवरी होने के बाद और भी कई सारे एंटीबायोटिक का पता चला। अब जब बायोटेक आप पढ़ते तो वहां पर कई सारी और एंटीबायोटिक का जिक्र आता है। चलिए कुछ नाम मैं और आपको बता देता हूं। जैसे एक एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया, उसका नाम है स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का बैक्टीरियम है जो कि इसे प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब एंटीबायोटिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं और फंजाई भी प्रोड्यूस करते हैं। पहली एंटीबायोटिक फंजाई ने प्रोड्यूस की थी, पेनिसिलियम नोटेटम ने। लेकिन आज के समय में ज्यादातर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती हैं। तो बैक्टीरिया और फंजाई दोनों एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। पहली एंटीबायोटिक फंजाई से मिली थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और भी कई सारी आप आगे चल के पढ़ोगे, कैनामाइसिन, कैनामाइसिन। और कोई नाम आपको याद आ रहा है? क्लोरम फेनिकॉल, क्लोरम फेनिकॉल, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। नाम सुना होगा टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। नाम सुना होगा एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। मतलब ये सब तो सिलेबस में है। ये 4 तो बायोटेक में आप पढ़ेंगे, तो 5 तो यही नाम मैंने एंटीबायोटिक के लिख दिए और एक एनसीईआरटी ने यहां पर आपको दिया है पेनिसिलिन की कहानी। तो ये पूरी डिटेल हो गई बेटा यहाँ पर एंटीबायोटिक के बारे में। और जैसा कि मैंने कहा कि एंटीबायोटिक के द्वारा हमने बहुत सारी डेडली डिजीज को ट्रीट कर लिया है, जिनसे लाखों लोग मारे जाते थे। और आज हम बिना एंटीबायोटिक के इस दुनिया की कल्पना तक नहीं कर सकते। तो माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मैंने कहा था 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस हमने पढ़ लिए और एंटीबायोटिक पढ़ ली। अब अगली हेडिंग पे चलते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास है 8.2.3। 8.2.3 क्या क्या पढ़ना है इसमें? 8.2.3 में हमें पढ़ना है केमिकल्स के बारे में। केमिकल्स में कुछ एसिड हम लोग पढ़ेंगे, कुछ एल्कोहल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? केमिकल हो गए, कुछ एंजाइम के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंजाइम्स। और इसके अलावा हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, खूब सवाल आ रहा, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तो केमिकल, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ये एक हेडिंग एनसीईआरटी ने 8.2.3 पे दे रखी है। अब मैं एक एक करके इसमें आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें पहली हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, एसिड्स। एसिड्स, ठीक है? चलिए देखिए कौन कौन से एसिड आपको याद करने हैं। सबसे पहला है हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, और जो सिट्रिक एसिड है ये प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस। एस्परजिलस याद आया? फंजाई का एक क्लास है ये। नाम बताओ जरा, कौन से क्लास से बिलोंग करता है एस्परजिलस? नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। दिस इज अ फंगस बिलोंगिंग टू द क्लास एस्कोमाइसिड्स। इससे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। सीधे याद करना, खूब पूछा जाता है। देखिए सिट्रिक एसिड एस्परजिलस प्रोड्यूस करता है, ये भी याद करना, और फंगस प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको याद करना है। दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये तो पहला हो गया एसिड्स में। नंबर 2 पे अगर चले हम लोग, तो नंबर 2 पे आ जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की बात तो हमने पहले भी की थी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस क्या है बेटा? लैक्टोबैसिलस तो बैक्टीरियम है।
तो यहाँ पर ये भी याद रखना है बच्चों कि लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से मिलता है और बैक्टीरियम से मिलता है। दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तीसरे एसिड को लेते हैं। तो एक हो गया सिट्रिक एसिड, दूसरा हो गया लैक्टिक एसिड, तीसरा हो गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मिलता है एक बैक्टीरियम से जिसका नाम है एसिटोबैक्टर। देखो नाम कितना आसान है, एसिटिक एसिड और इधर एसिटोबैक्टर आ गया, है ना। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई प्रोड्यूस करता है, साइंटिफिक नेम इसलिए अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं। और ये भी बैक्टीरियम है, ये भी बैक्टीरियम है। चौथे एसिड पे चलते हैं। चौथा जो एसिड है दिस इज द ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, जो ब्यूटायरिक एसिड है ये प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरियम, ये भी है, दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम का बैक्टीरियम है जो ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ब्यूटायरिक एसिड, ये बैक्टीरियम यहां लिख दे रहा हूं। अब ये चार एसिड आपके सिलेबस में, चारों हमने पढ़ लिए और चारों को अगर देखिए तो केवल यहां पर ये जो सिट्रिक एसिड ये फंगस प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी जो तीनों एसिड हैं वो बैक्टीरियम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तरीके अगर छोटे छोटे समझ लेंगे ना तो काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो एसिड है दीज आर एक्चुअली ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, वो इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं और सारे ही माइक्रोब से मिल रहे हैं। एक फंगस से मिल रहा, बाकी तीन किससे मिल रहे हैं, बैक्टीरिया से मिल रहे हैं। अब एसिड के बाद चलते हैं अगली कैटेगरी पे, नंबर 2, एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल अगर लिखा है तो इससे मतलब हमारे जानते हैं किससे है, एल्कोहल से मतलब है C2H5OH यानी इथाइल एल्कोहल, या इसी को कहते हैं इथेनॉल। चाहे आप इथेनॉल कह लो, चाहे इसे इथाइल एल्कोहल कह लो, या सिंपली आप इसी को कहते हैं वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी, रम, दारू, शराब, यही है। अब ये तो पता ही हमें पहले से कि भैया ये जो इथाइल एल्कोहल ये कौन प्रोड्यूस करता है, ईस्ट प्रोड्यूस करता है। वही बात बार बार, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, ईस्ट है। और ये इथेनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो दूसरा टॉपिक भी खत्म, पहला हो गया ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा हो गया एल्कोहल। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स, चलिए एंजाइम में देखिए। एंजाइम में यहां पर पहली बात करते हैं, पहले यहां पर हमारे पास है लाइपेजेस। नाम से तो पता ही चल रहा है भैया कि जो लाइपेज है ये एंजाइम है। और लाइपेज का यूज किया जाता है कहां पर, लाइपेज यूज किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में। डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, भैया आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं और डिटर्जेंट में डाल के कपड़े धुल देते हैं, साफ हो जाते हैं। कोई भी दाग धब्बा लग जाता है, डिटर्जेंट में डालते हैं, साफ हो जाता है। ऑयल गिर गया कपड़े के ऊपर, ऐसे तो पानी से नहीं छूटेगा, लेकिन डिटर्जेंट डाल दे तो छूट जाएगा, क्योंकि जो ऑयली स्टेन है, ऑयल वो फैट है, लिपिड है। और लिपिड को डाइजेस्ट कौन करता है, लाइपेज, तभी तो डिटर्जेंट में यूज कर रहे हैं। तो लाइपेज का डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में करते हैं टू रिमूव, टू रिमूव ऑयली स्टेन्स। ऑयल के जो दाग धब्बे होते हैं, स्टेन्स होते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए लाइपेज यूज करते हैं, क्योंकि लाइपेज तो एंजाइम है। और ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करता है। और ऑयल क्या है, एक्चुअली लिपिड ही है, बायोमोलिक्यूल में ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक एंजाइम हो गया। अब एंजाइम किससे मिलता है नहीं बताया तो आपको याद भी नहीं करना है। दूसरा, दूसरा एंजाइम हमारे पास है पेक्टिनेजेस, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, ये भी दो एंजाइम है। एक ही एंजाइम लाइपेज हो गया, दूसरे हो गया पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। ये जो एंजाइम है इनका यूज किस लिए करते हैं, फॉर द क्लेरिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन ऑफ बॉटल्ड जूसेस। बॉटल्ड जूस, भाई एक जूस तो ऐसा होता है जो हम अपने घर पे बनाते हैं, या हमारे घर में के पास में कोई जूस की दुकान है, वहां पर मशीन में वो डालता है, जो नाशपाती नहीं, नाशपाती नहीं यार, अनार हो गया,
अनार का जूस आप पीते हैं या फिर मौसम्मी हो गया, है ना? या मिक्स जूस पीते हैं, उसमें गाजर और दुनिया भर का वो क्या वो चुकंदर सब डाल के और मिक्स जूस बना के दे देता है। लेकिन एक जूस आता है जो मार्केट में बॉटल के अंदर बिकता है। अब अगर उस जूस को आप देखें और जो घर पे जूस बनता है, घर पे जो जूस बनता है बहुत साफ-साफ नहीं दिखाई देता है, क्लियर नहीं होता उतना। लेकिन जो बॉटल वाला जूस वो लेके आते हैं नहीं, अलग-अलग नाम से आता है, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, ये सब नकली जूस है पहली चीज़ तो, पीना नहीं चाहिए और एकदम साफ होते हैं और इनमें सब केमिकल ही भरा होता है। जूस पीना है तो भैया अपने घर के पास की दुकान पे या घर पे निकाल के जूस पियो। ये जितना भी बॉटल के अंदर आ रहा है जूस, पैक होके 6-6 महीने की एक्सपायरी है, ये सब बर्बाद है इससे ही पहले ही। लेकिन साफ-सुथरा बहुत है। गिलास काँच गिलास में डालोगे एकदम साफ आपको नज़र आएगा। लेकिन आप घर के बगल से लेके आएँगे, काँच गिलास में डालेंगे तो बहुत क्लियर नहीं आएगा। तो बॉटल्ड जूसेस को क्लियर करने के लिए ताकि एकदम साफ-साफ नज़र आए, उसके लिए उसमें एंजाइम डाले गए। कौन से? पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। इनका यूज़ किया जाता है बॉटल्ड जूसेस को क्लैरिफाई करने के लिए ताकि वो एकदम क्लियर दिखाई दें, साफ दिखाई दें। तो ये 3 एंजाइम हमने पढ़ लिए लाइपेजेस, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। अब ये तो हमने पढ़ लिया पहली कैटेगरी कौन-सी पढ़ाई मैंने? पहली कैटेगरी आपको पढ़ाई ऑर्गेनिक एसिड, दूसरी कैटेगरी यहाँ पर हमने पढ़ी अल्कोहल, तीसरी कैटेगरी एंजाइम की हमने पढ़ ली। अब चलते हैं चौथी कैटेगरी पर और जो चौथी कैटेगरी हमारे पास है दिस इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से नीट में हर साल एक सवाल आता ही आता है। अब ये 3 है कुल मिला के। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं? 3। एक-एक करके आपको पढ़ाते हैं। नंबर 1 पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज दिस इज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। देखिए बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब ये है, समझ लीजिए कि ये दवाई के तौर पे यूज होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है और ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एक बैक्टीरिया से मिलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकॉकस। खिचड़ी मत बना लेना। अभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई पे काम कर रहे थे। ये स्ट्रेप्टोकॉकस है, सब अलग-अलग हैं। रायता मत बना लेना स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकॉकस, दोनों एकदम अलग हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस एंड दिस इज अ बैक्टीरियम। तो इस बैक्टीरियम से स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज क्या है। इसके यूज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो एक ब्लड वेसल देख लेते हैं। ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर क्या है? ब्लड है ना, इसके अंदर ब्लड और इसकी दीवार है। अब होता क्या है बेटा, जो लोग ज्यादा चिकना खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, ज्यादा मीट खाते हैं, रेड मीट खास तौर से जिसको मटन आप कहते हैं, ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उनमें जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में ये ऐसे क्लॉट जमा होने लगते हैं। इस तरीके से क्लॉट जमा हो रहे हैं। अब जब क्लॉट जमा होने लगेगा, आप सोचिए जरा कि यहां से इस तरीके से ब्लड आ रहा है, ऐसे ब्लड बहता हुआ आ रहा है और जहां पर ये क्लॉट बन गया, अब यहां पर जगह कम बची, तो अब यहां से जो ब्लड है वो आसानी से पास नहीं हो पाएगा। यहां से ब्लड आसानी से पास नहीं हो पाएगा, ये क्लॉट बन जाएगा यहाँ पर। और क्लॉट अगर बन गया और ये क्लॉट बढ़ता चला गया तो इसको ब्लॉक भी कर सकता है और ब्लॉक कर देगा तो इधर आगे ब्लड नहीं जा पाएगा। और अगर ये कोरोनरी आर्टरी है, अगर ये कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट की मसल को ही ब्लड ले जाती है। ये बच्चों आप पढ़ते हैं कहां पर? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। दिस इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड को ले जा रही थी, लेकिन अगर ये क्लॉट एकदम ब्लॉक कर देगा तो कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से जो ब्लड है ये हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से पहले तो जब कम ब्लड जाएगा तो होगा मायोकार्डियल मायोकार्डियल
इन्फॉक्शन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, इसको एमआई भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट का, उतना हिस्सा, उतना टिश्यू डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उतना ही टिश्यू डैमेज हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो गया। ठीक है, और यही मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो होता है ये फ्यूचर में हार्ट अटैक का कारण बनता है। हार्ट अटैक, अब ये हार्ट अटैक भी आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ते हैं कि हार्ट मसल इज सडनली डैमेज ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट मसल अचानक से डैमेज हो गई क्योंकि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पाया? भैया ये जो ब्लड है यही तो ऑक्सीजन को ले जा रहा है। जब ब्लड ही नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी। तो पहले बहुत छोटा सा हिस्सा डैमेज होगा जिसको एमआई कहेंगे, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, और उसके बाद में हार्ट अटैक हो जाएगा। और हार्ट अटैक में अगर मेजर हार्ट अटैक पड़ा तो आप जानते हैं जान भी चली जाती है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इस स्ट्रेप्टोकाइनेज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, इसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज में कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए गए। दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, और जेनेटिकली मॉडिफाई करने के बाद दिस इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लॉट बस्टर की तरह यूज करते। क्लॉट बस्टर मतलब इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दे देंगे पर्सन को, इंजेक्शन देंगे तो ब्लड में जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, और जब यहाँ क्लॉट के पास पहुंचेगा तो क्लॉट को नष्ट कर देगा, बस्ट कर देगा। तो दिस इज क्लॉट बस्टर। तो ये उन पेशेंट के लिए यूज किया जाता है जिनमें मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है, जिनमें हार्ट अटैक की संभावना है। उन पेशेंट में इस दवाई को यूज किया जाता है। ये ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करने का काम करती है। ठीक है, तो यूज्ड एज क्लॉट बस्टर और रिमूव रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, फ्रॉम ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव करने का काम करती है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, और बायोएक्टिव में पहला हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज के बाद जो दूसरा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, ये ऑलरेडी आप जानते हो, नंबर टू इज साइक्लोस्पोरिन ए। क्या याद आया? पिछले चैप्टर में हमने बात की है साइक्लोस्पोरिन ए, ये भी दवाई है। ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये किससे मिली थी? ये मिलती है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से मिलती है, और ये फंगस ड्यूटेरोमाइसीट क्लास से बिलोंग करता है, किंगडम फंजाई के। तो साइक्लोस्पोरिन है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के फंगस से मिलता है, और ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है, दिस साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड इन पेशेंट जिनमें किया गया है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आपको याद होना चाहिए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब किया जाता है तो वहां पर सीएमआई भी होती है। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं, और सीएमआई ऑर्गन को रिजेक्ट करने का काम करती है। रिजेक्शन से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बना साइक्लोस्पोरिन ए नाम की दवाई यूज करते हैं। यानी ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट को सपोर्ट करने के लिए, ये इम्यून सिस्टम को यानी सीएमआई को सप्रेस कर देता है ताकि वो अपना काम ना कर पाए और पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सफल हो जाए। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। पहले भी हम बात कर चुके हैं, यहां रिपीट कर रहे हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इसका यूज उन पेशेंट में करते हैं जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और कौन कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं आपको बताया था मैंने, 4 ऑर्गन बताए थे, हार्ट, लिवर, किडनी एंड आई। ये 4 ऑर्गन अगर सही से काम नहीं करते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में सेकंड भी कंप्लीट हो गया, थर्ड पे एंड लास्ट पे चलते हैं। यहां पर ये है हमारे पास स्टैटिन्स। यहां पर कौन है? स्टैटिन्स। स्टैटिन्स
स्टैटिन भी एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, एंड दिस मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए माइक्रोब नेम्ड एज मोनेस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस से ऑब्टेन किया जाता है। और ये मोनेस्कस परप्यूरियस जानते हैं क्या है? दिस इज आल्सो अ ईस्ट। और ईस्ट तो जानते हैं क्या होते हैं? फंगस। यानी दो ईस्ट आपके सिलेबस में हैं, एक है सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी और दूसरा है मोनेस्कस परप्यूरियस। तो मोनेस्कस परप्यूरियस नाम का एक ईस्ट है, इससे स्टैटिन नाम का एक प्रोडक्ट निकाला जाता है, एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल निकाला जाता है। और ये जो स्टैटिन है इसका यूज देखते हैं जरा। जो स्टैटिन्स होते हैं, स्टैटिन्स दीज आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट मतलब ये दवाई, ये स्टैटिन जो होते हैं, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, उसकी ज्यादा मात्रा बहुत नुकसानदायक होती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से ही ब्लड वेसल में क्लॉट बन रहा था और उसी से एमआई और हार्ट अटैक हो रहा था। तो अगर किसी पर्सन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो रही है तो उस केस में स्टैटिन्स का यूज करते हैं। कैसे कम करता है जरा ये भी समझ लीजिए। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कैसे कम करता है? तो देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, इसका नाम बताएंगे आप। दिस इज एसिटिक एसिड। क्या है ये? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड से ही हमारी बॉडी के अंदर बनता है कोलेस्ट्रॉल। एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है। एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो एंजाइम करेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के हो नहीं सकती। तो हमारी बॉडी में एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है और इसमें एंजाइम यूज होगा। एंजाइम का नाम भी मैं बता सकता हूँ, जरूरत नहीं वैसे आपको याद करने की। HMG-CR। HMG-CR नाम का एंजाइम यहाँ पर यूज होता है। और ये एंजाइम एसिटिक एसिड को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। स्टैटिन क्या करता है? स्टैटिन इस एंजाइम पे एक्ट करता है। स्टैटिन statins inhibits this enzyme by competitive inhibition। competitive inhibition याद आया कुछ? पहले भी हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। वहां पर हमने पढ़ा था मेलोनेट के बारे में। मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता था सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए। एकदम वही काम यहां आपको याद रखना है कि statins act as competitive inhibitor for the enzyme which is involved in the synthesis of cholesterol। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है उसके लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काम कौन करता है? स्टैटिन। तो इसके काम करने का तरीका भी आपको पता चल गया और आप बायोमोलिक्यूल से इसको आसानी से लिंक भी कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई यहाँ पर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में। और इसके साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है सेकंड, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। पूरा डिटेल मैंने आपको अलग अलग सारी चीजें बताई। सबसे पहले आपने फर्मेंटेड बेवरेजेस पढ़े, दूसरे नंबर पे आपने वहां पढ़ा एंटीबायोटिक के बारे में, तीसरे नंबर पे आपने अलग अलग टॉपिक मैंने आपको करके पढ़ा दिए। ऑर्गेनिक एसिड अलग पढ़ा दिए, एल्कोहल अलग पढ़ा दिया, एंजाइम अलग बता दिए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल अलग बताए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ ही माइक्रोब के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि वो बैक्टीरिया है या फंगस है, इस बात को भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एनसीईआरटी टू द पॉइंट में और देखते हैं एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है। ये देखिए फर्मेंटर आपको दिखाए गए हैं, इसी की बात मैं कर रहा था ना। तो चलिए देखते हैं जरा यहाँ पर। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान। Beverages and antibiotic are some example. Production of
एन इंडस्ट्रियल स्केल, बड़े स्तर पर, रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब इन वेरी लार्ज वेसल, बहुत बड़े बर्तन चाहिए, कॉल्ड फर्मेंटर्स, फर्मेंटेड बेवरेजेस, पहला टॉपिक है। माइक्रोब स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल मतलब प्राचीन समय से, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, बिस्की, ब्रांडी और रम। फॉर दिस पर्पस द सेम इज Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereal, बार्ली मैंने बताया था, एंड फ्रूट जूस में मैंने आपको बताया था एप्पल जूस, ग्रेप जूस, टू प्रोड्यूस इथेनॉल। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाई? बिल्कुल, हमें पता है कि भैया पहले जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। फिर जो पायरुविक एसिड होता है, इस पायरुविक एसिड से दो स्टेप में इथाइल एल्कोहल यानी इथेनॉल बनता है, इथेनॉल, है ना, और यहाँ पर पहले स्टेप में बनता है इथेनॉल। तो ये पाथवे यानी 12 स्टेप, ग्लूकोज से 12 स्टेप में इथेनॉल बन जाता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल कौन सा यूज कर रहे हैं फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस, जैसे वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. The photograph of fermentation plant is shown, ये देखिए fermentation plant भी दिखाया गया है। एंटीबायोटिक, सेकंड टॉपिक। Antibiotic produced by microbe are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century, 20वीं शताब्दी की बड़ी खोजों में से ये एक है, and have greatly contributed towards the welfare of human society, हमारे समाज में बहुत बड़ा रोल है इसका। Anti is a Greek word that means against and bio means life, together they mean against life। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके रेफरेंस में? with disease, with reference to the disease causing organism, whereas with reference to human being they are pro life and not against। antibiotic are chemical substances which are produced by some microbe and kill or retard the growth of other pathogenic microbes। You are familiar with the commonly used antibiotic penicillin. Do you know penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? Yes, बिल्कुल हम जानते हैं, सर ने भी बताया है। Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing on his unwashed culture plates, around which Staphylococci plural word है, could not grow. He found that this was due to chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was established by Ernest Chain and Howard Florey. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain, and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. After penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. 5 नाम और मैंने बता दिए थे। Can you name some other antibiotic and find out their sources? बिल्कुल बता दिया। Antibiotic have greatly improved our capacity to treat deadly diseases, जानलेवा बीमारियां जैसे प्लेग, तो बहुत बड़ी बीमारी थी पहले, उफिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलाघोटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, which used to kill millions all over the globe, लाखों करोड़ों लोग मारे जाते थे। Today we cannot imagine a world without antibiotics। Last is chemical, enzyme and other bacterial molecule। Microbes are also used for the commercial and industrial production of certain chemical like organic acid, alcohol and enzyme। Example of acid producer, organic acid में Aspergillus niger फंगस है जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरियम है जो एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरियम है जो कि ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम है जो लैक्टिक एसिड बनाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से याद करिएगा इसको। ईस्ट, वही Saccharomyces cerevisiae is used for commercial production of ethanol। Microbes are also used for production of enzymes। कौन से enzyme? Lipases are used in detergent formulation and are helpful in removing oily stain from the laundry। कपड़ों से ये दाग धब्बे निकालते हैं। You must have noticed that bottled fruit juices bought from the market are clearer as compared to the made at home।
दिस इज बिकॉज द बॉटल जूसेस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस। ये दोनों एंजाइम किससे मिलते हैं नहीं बताया गया। स्ट्रेप्टो, अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पे आ गए। स्ट्रेप्टोकाइनेज produced by bacterium streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clot from the blood vessel of patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. Another bacterial molecule, cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patient, is produced by the fungus Trichoderma polysporum. Statins produced by the yeast Monascus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent. It statin act by the competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. तो ये आपका टू द पॉइंट हो गया। अब चलते हैं सफल सवालों में। पहले पीवाईक्यूज की बात करते हैं। पहला सवाल नीट 2024 में पूछा गया था, लिस्ट मैच करनी है। सैक्रोमाइसिस से रेवाइसी, इथेनॉल से मैच करोगे। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड से मैच कर लो। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए से। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड। तो 3 1 4 2 3 1 4 2, ये देखो पहला ही ऑप्शन आ गया। नीट 2024 रीनीट हुआ था जो 1563 बच्चों के लिए अलग हुआ था, उसका पेपर है ये। स्टेटमेंट 1, एंटीबायोटिक आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब दैट किल अदर माइक्रोब, बिल्कुल सही बात है। एंटीबॉडीज आर केमिकल फॉर्म्ड इन बॉडी दैट एलिमिनेट माइक्रोब, ये भी सही बात है। एंटीबॉडीज आप पढ़ चुके पिछले चैप्टर में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नीट 22 का सवाल है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ने। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, खत्म बात। फॉर द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड विच ऑफ फॉलोइंग माइक्रोब, नीट 2020 का सवाल है। दिस इज एस्परजिलस नाइगर। Cyclosporin A used as immunosuppressive agent is produced from NEET 2020. This is produced by Trichoderma polysporum. मैच द कॉलम नीट 2020 का ये भी सवाल। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, ये देखिए एक को आपने 2 से मैच कर ले, एक ही ऑप्शन में ऐसा मैचिंग भी, बाकी में है ही नहीं। यही सही आंसर होगा, बाकी देख लो। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन मोनास्कस परप्यूरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड हो गया। नीट 2019 फिर वही लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस ब्रेड बनाने के काम आता है। एस्परजिलस नाइगर एसिटिक एसिड, नहीं एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड और एस्टोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। यानी हो जाएगा 2 4 3 5, 2 4 3 5, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा 2 4 3 5। हाँ ठीक है। 2014 का सवाल है, विच ऑफ द एंटीबायोटिक इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द मोनेरा स्ट्रेप्टोमाइसिस। कौन सी एंटीबायोटिक मोनेरा प्रोड्यूस नहीं करता है? तो भैया हमें पता है जो पेनिसिलिन तो फंगस प्रोड्यूस करता है, और फंगस तो मोनेरा का मेंबर नहीं, बाकी एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन टेरामाइसिन ये सब मोनेरा यानी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। नीट 2016 माइक्रो प्रोडक्ट और एप्लीकेशन दिया और पूछा है रॉन्गली मैच कौन सा है, देखिए जरा। स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, सही बात है। क्लॉस्ट्रीडियम लाइपेज, क्लॉस्ट्रीडियम लाइपेज पता नहीं है। रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्राइकोडर्मा, साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, सही बात है। मोनेस्कस, स्टैटिन, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये सही बात है। अब यहाँ जो लाइपेज दिया गया है बेटा, ये क्लॉस्ट्रीडियम से नहीं मिलता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से तो ब्यूटारिक एसिड मिलता है। लाइपेज एक्चुअली मिलता है कैंडिडा नाम के फंगस से। दिया नहीं गया एनसीईआरटी में, लेकिन बाकी तीनों दिए गए हमें पता है। लाइपेज के बारे में एनसीईआरटी ने माइक्रोब नहीं दिया है। जो माइक्रोब दिया है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, उससे ब्यूटारिक एसिड बनता है, इसलिए वो गलत है। तो अब सफल सवालों में हम लोग चलते हैं योर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, और इसमें पहला सवाल है, अ साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक से किसका रिलेशन है? फ्लेमिंग का। इन्होंने ही एंटीबायोटिक की खोज की थी और पेनिसिलिन का नाम भी दिया था। सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज बाय द एक्शन ऑफ, सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस नाइगर। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? इथाइल अल्कोहल। सिट्रिक एसिड इज, ये तो सवाल बहुत पूछा गया। एस्परजिलस नाइगर।
विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्कोहल। अल्कोहल को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? अल्कोहल को बनाने के लिए यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस ईस्ट का। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड भाई, किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ये वाईपीक्यू हो गया। तो ये आपका टॉपिक होता है सेकंड नंबर का, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज करिएगा। और मैं रोज कहता हूं आपसे हर लेक्चर में कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। केवल थ्योरी 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 पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है कि पिछले 37 साल के जो सवाल हो करने ही करने हैं आपको। बायोनीट आपको करनी है, बायोनीट का जो नया एडिशन है वो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको आप जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।